फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में। यानी कि बहुत छोटी छोटी लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छोटी लेंथ से मेरा मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर का जो साइज़ होता है वो होता है 10⁻⁻8, या फिर आपके एटम का साइज़ होता है 10⁻10 मीटर, या फिर न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻15 मीटर। तो ऐसी छोटी छोटी लेंथ्स का आप लोग कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि हमारी बुक के अंदर ही दे रखा है, ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस ओलिक एसिड की एक बहुत पतली सी थिन फिल्म बनती है, मोनोमोलिकुलर लेयर। उसका हमें वॉल्यूम डायमीटर हमें कैलकुलेट करना होता है, उसकी थिकनेस हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग एक इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत छोटी लेंथ होती है। ठीक है, तो उससे हमें समझना है आज। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत छोटी छोटी लेंथ्स होती हैं, जैसे कि 10⁻⁻8 मीटर का तो मॉलिक्यूल होता है। इसी तरीके से 10⁻10 मीटर का एटम होता है, 10⁻15 मीटर का न्यूक्लियस होता है। इसे आप डायरेक्ट मेथड से तो नहीं नाप सकते, जैसे कि स्क्रू गेज। हमें मालूम है कि जो स्क्रू गेज होता है उसकी जो रेंज होती है वो 10⁻5 मीटर तक होती है। यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर तक होता है। यानी कि उससे इस चीज़ को नापना नामुमकिन है। इसी तरीके से अगर हम लोग यूज़ करें माइक्रोस्कोप का, तो देखिए माइक्रोस्कोप से एक्चुअली क्या होता है, हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। देखिए माइक्रोस्कोप करता ये है कि अपने अंदर से कुछ ना कुछ वेव, लाइट वेव छोड़ता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और वहाँ से वो टकरा के वापस आती है। तो ऐसे में हमें पता चलता है उसकी वेवलेंथ के हिसाब से कि हाँ, ये कितने साइज़ का है, कितना छोटा है ये चीज़। ठीक है, लेकिन हर माइक्रोस्कोप की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है वो विजिबल लाइट की रेंज तक ही काम करता है। अब विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो हमें मालूम है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हाँ इस लाइट के अंदर आ जाए तो लाइट टकरा करके वापस आ जाती है, लेकिन मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर इससे भी छोटा हो जाए तो लाइट तो ऐसे कैसे निकल जाएगी, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा लाइट की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कैलकुलेशन है हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल तरीके के माइक्रोस्कोप बनाते हैं। स्पेशल तरीके के माइक्रोस्कोप में यानी कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम होना चाहिए। तो हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग रेस का, जैसे कि एक्सरे हो गई। अब एक्सरे क्या है कि विजिबल लाइट से कम उसका जो वेवलेंथ होता है, तो वो टकरा करके वापस आ सकती है। लेकिन उसका भी अपना एक लिमिटेशन होता है। उसके लिमिटेशन को क्रॉस करने के बाद, मतलब उससे भी अगर छोटा ऑब्जेक्ट अगर ले आए हम लोग, तो वो भी बिना टकराए निकल जाएगा, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऐसे में हमें चाहिए कि बहुत ही छोटी वेवलेंथ की कोई वेव हो हमारे पास। तो ऐसे में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एज ए बीम यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत छोटे होते हैं हमें मालूम है। तो वो आसानी से ऑब्जेक्ट से टकरा भी सकते हैं और टकरा के वापस आ सकते हैं। तो ईजीली हम लोग उसमें से जो इमेज है वो निकाल सकते हैं। हम बता सकते हैं कि चीज़ कितनी छोटी है या फिर कितनी बड़ी है, कितनी लेंथ है उसकी। ठीक है, लेकिन बस एक ही इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि ये कलर पिक्चर कभी नहीं देगा आपको, हमेशा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत इजी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या है कि चार्ज प्लेट्स के बीच में से निकाला जाता है, जिससे कि आसानी से हम इसे बेंड कर सकते हैं। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसके ऊपर, और आसानी से उसकी वहीं के वहीं तस्वीर निकाली जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसी में मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो 2000 टाइम जूम करता है किसी भी चीज़ को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये तकरीबन 1 करोड़ गुना, यानी कि ये समझ लीजिए 10 मिलियन टाइम्स जो है वो ज़्यादा जूम करके देगा बजाय के इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है और ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि इससे भी ज़्यादा रेंज के माइक्रोस्कोप शायद अब आने लगे हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्टडी जारी है। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट वे से तो आसानी से इतनी रेंज की चीज़ों को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, जिससे कि आप लोग एक ओलिक एसिड की मोनोमोलिकुलर लेयर को आसानी से उसकी थिकनेस और उसका डायमीटर जान सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम एक्चुअली करते क्या है कि ओलिक एसिड का कुछ हिस्सा हम लोग पानी के ऊपर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक मोनोमोलिकुलर लेयर बन जाती है। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से एक थिन फिल्म बनाते हैं।
लेकिन देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये तो बहुत ही पतली सी लेयर बनाते हैं, तो इसे विजिबल लाइट से देखना तो मुमकिन नहीं है। मतलब इसे हम सीधी सीधी विजिबल लाइट से तो देख नहीं सकते। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे लेयर बनी है, कितनी बड़ी बड़ी बनी है, जिसकी वजह से हम लोग इसकी थिकनेस नाप सकें। तो देखिए इसको करने की एक ट्रिक होती है। हम लोग पहले से क्या करते हैं कि जो वाटर होता है उसके ऊपर एक पाउडर, एक खास तरीके का पाउडर छिड़क के रखते हैं। इसे हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से छिड़का हुआ होता है और उसके बाद इसके ऊपर ओलिक एसिड डालने के बाद कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनता हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसका कुछ डायमीटर है, जिसकी कुछ थिकनेस है, आप लोग ढंग से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक लेयर बनाई जाती है, एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाई जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं ओलिक एसिड के, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में, मतलब बिल्कुल एक सीधी सी फिल्म बनाते हैं, ना कि ऐसा होता है कि रेत की तरह एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाए। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका डायमीटर और ये देखना है कि इसके अंदर कितना ओलिक एसिड डाला है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल के साथ क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना ओलिक एसिड लेंगे, मतलब बहुत थोड़ा सा ओलिक एसिड लेंगे, उससे हम लोग 20 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो अल्कोहल होगा उसके अंदर मिक्स करेंगे, यानी कि उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उस सॉल्यूशन में से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड उठाएंगे, मतलब उतना सॉल्यूशन उठाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना। उसे दोबारा आप किस में डाइल्यूट करेंगे, अल्कोहल के अंदर डाइल्यूट करेंगे। कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो आप लोग कह सकते हो आपने क्या किया कि ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब का लिया, जो कि बराबर होगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के। अब यहाँ पे आप सरल भाषा में, यानी कि आसान शब्दों में कह सकते हो कि 400 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड है, और इसको लेकर के हमें पानी में डालना है। मतलब इसकी एक बूंद वो जो है वो हमें पानी में डालनी है। ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एक बूंद के अंदर कितना ओलिक एसिड है। देखिए गौर से सोच के देखिए, हम लोगों ने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड लिया, जिसे 20 सेंटीमीटर क्यूब के अल्कोहल के अंदर डाल दिया। फिर सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में से हम लोगों ने फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया और उसे फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब के अल्कोहल के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन बन गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया और इस पाउडर वाले, लाइकोपोडियम पाउडर वाले पानी के अंदर डाल दिया और एक सर्कल बन गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि एक ड्रॉप के अंदर कितना ओलिक एसिड था। तो देखिए उसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम है ब्यूरेट। ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब का ये सोल्यूशन भर लिया। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसका नीचे वाला जो टैप है वो इस तरीके से खोलिए कि हमें गिनने पे पता चला कि 10 सेंटीमीटर क्यूब के इस सोल्यूशन के अंदर 200 ड्रॉप्स बनी, मतलब 200 बूंदें बनी। ठीक है। तो एक बूंद के अंदर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 200, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, इतना एक ड्रॉप के अंदर जो आपका ओलिक एसिड है उसका वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। इसको ढंग से हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड का जो है वो आपके 400 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर है। ये बात पता है, हम लोग पहले कर चुके हैं, यानी कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग ने लिखा था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ओलिक एसिड एक ड्रॉप के अंदर होगा 1/400 मल्टीप्लाई बाय 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने ब्यूरेट को कुछ इस तरीके से खोला है कि इस 10 सेंटीमीटर क्यूब में से कितना निकले, 200 ड्रॉप्स निकले। आप लोग छोटी बूंदें भी बना सकते हैं, 20 भी निकल सकती हैं आपकी, 50 भी निकल सकती हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ब्यूरेट को खोलते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, कितनी बूंदें आप लोग बनाते हैं। ठीक है साहब। तो इस तरीके से मेरे पास एक बूंद का आ गया। अब यहाँ पर मैंने गिराई हैं, जितनी बूंदें मैंने यहाँ पर गिराई हैं उस हिसाब से ये डायमीटर का पूरा तैयार होगा। तो मेरे को पता करना है वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। वॉल्यूम ऑफ द फिल्म क्या होगा, इसका पूरा एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी थिकनेस टी। मालूम है हमें, क्योंकि एरिया तो ये ऊपर वाले का हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी थिकनेस का, तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ द फिल्म क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि
कि स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1/400 ऑलिक एसिड। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ये जो वॉल्यूम है डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर कितना ऑलिक एसिड डाला है। ये स्मॉल एन जो है वो आपकी ड्रॉप्स है कि आपने टोटल कितनी ड्रॉप्स डाली हैं। ये जो वॉल्यूम निकला है ये तो एक ड्रॉप को लेके निकला है। अब मैं इसके अंदर एन ड्रॉप्स डाल दूँ, मतलब 1 डाल दूँ, 10 डाल दूँ, 20 डाल दूँ, 100 डाल दूँ, उस हिसाब से ये फिल्म जो है वो बन के तैयार होगी। इज इक्वल्स टू में एरिया मल्टीप्लाई बाय टी लिख सकते हैं। भाई एक बार फिर से समझ लीजिए कि मैंने क्या किया। मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब के अल्कोहल में डाला, एक सोल्यूशन तैयार किया, उसमें से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया, उसे दोबारा 20 सेंटीमीटर क्यूब के अल्कोहल के अंदर डाला। तो इस तरीके से मेरे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब के एक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड है। ये बात मेरे को समझ में आती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उसमें से डालने वाली एक बूंद का मैंने वॉल्यूम निकाला कुछ इस तरीके से। वो डिपेंड करता है कि ब्यूरेट से आप कितनी ड्रॉप्स निकालते हो, कितनी ड्रॉप्स 10 सेंटीमीटर में निकल के आई 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। उस तरीके से मैंने वॉल्यूम तैयार किया एक ड्रॉप का। अब इसे स्मॉल एन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि कितनी भी बूंदे डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, इज इक्वल्स टू में एरिया मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसका एरिया आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, या फिर इसको आप लोग पायर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर पूरी वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यू रखेंगे एन मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1/400 ओ ए यानी कि ऑलिक एसिड है, इज इक्वल्स टू में पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है तो आप चाहें तो सारी वैल्यूज इस तरफ ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इजीली एक लेयर का, एक मोनोमोलिकुलर लेयर का, एक थिन फिल्म का जो है साइज बता सकते हैं। अब ये बहुत छोटा होने वाला है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। आपको याद होगा जब लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात हो रही थी तब मैंने बताया था, दो तरीके के मेथड बताए थे आपको, इनडायरेक्ट, इसी तरीके से ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन देखिए इसके अंदर भी एरर्स बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं एरर्स? बहुत सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई लेयर बनती है कुछ इस तरीके से बनती है तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे से गैप्स होते हैं। इन छोटे छोटे गैप से क्या है कि एरर क्रिएट होता है, रियल जो आपका कैलकुलेशन आएगा उसमें एरर क्रिएट हो जाएगा। हालांकि बगैर एरर के किसी भी तरीके का मेजरमेंट नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आगे चल के हम लोग एरर्स ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे एरर्स आती हैं, कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग कह सकते हैं कि पैकेज इफ़िशिएंसी आपकी कितनी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना कम गैप होता है, कितना कम एरर आता है इसके अंदर, तो उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑलिक एसिड के इस डायमीटर की और इसकी थिकनेस की, ये कितनी मोटी होती है। अब मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटी लेंथ है, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, इससे आप इजीली बहुत छोटी लेंथ का एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो जाता है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले एरर्स के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर अब तक समझ में आया होगा और इसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। सो आगे हम लोग और अच्छी तरीके से इसके ऊपर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।